हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11 की बुक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट का चैप्टर नंबर 4 जो है वो करेंगे। इससे पहले जो है 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 4th चैप्टर है जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्ट। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, वैसे बहुत इजी चैप्टर है ये, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इकट्ठा अगर हम समझेंगे तो मैशअप हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर की जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में होगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स जो करेंगे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बारहत, ये टॉपिक हम करेंगे। सेकंड है सांची स्तूपा टॉपिक, ये कवर करेंगे। थर्ड है मथुरा, सारनाथ एंड गंधारा स्कूल्स। और फोर्थ है बुद्धिस्ट मूवमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स टोटली एनसीईआरटी में से ही बनाए गए हैं। एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन आप ये नोट्स मैच करते जाना। मैं नोट से पढ़ाऊंगी और आप एनसीईआरटी में से पढ़ते जाना। लाइन टू लाइन सारा कुछ सेम ही है, बट थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्ट। तो सबसे पहले इस हेडिंग का, इस चैप्टर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। पोस्ट मॉडर्न यानी कि मौर्यन साम्राज्य, जो मौर्यन एम्पायर था, उसके बाद जो नए रूलर्स आए, तो उस टाइम पीरियड पे जो आर्ट है, आर्ट में जो ट्रेंड्स आए, यानी कि जो आर्ट में बदलाव आए हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो पोस्ट मॉडर्न यानी कि जो मौर्यन एम्पायर का जब डाउनफॉल हो गया, तो उस टाइम पीरियड पे जो नए रूलर्स यानी कि जो नए शासक आए थे, जिन्होंने अपना शासन जमाया था, नए रूलर्स ने टेक ओवर किया था, तो उन्होंने जो पोस्ट मॉडर्न, जो पुरानी कला थी, उसमें चेंजेस कर दिए थे, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया था। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो रूलर्स थे उन्होंने नए स्टाइल्स को, मतलब कि आर्ट में बहुत ज़्यादा नए स्टाइल्स को डेवलप कर दिया था। आर्किटेक्ट में बहुत सारे नए चेंजेस कर दिए थे, बहुत ज़्यादा बारीकी से काम किया जाने लगा था आर्ट और आर्किटेक्ट में उस टाइम पे। पोस्ट मॉडर्न का मतलब है यानी कि जब मौर्यन एम्पायर का फॉल हो गया था, तो उसके बाद 2nd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड की ये बात की जा रही है। तो रूलर्स आफ्टर मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन पीरियड के डाउनफॉल यानी कि मौर्यन साम्राज्य गिर चुका था, उसके बाद जो रूलर्स आए उनके टाइम पीरियड की अब बात की जा रही है। आफ्टर 2nd सेंचुरी BCE मैनी रूलर्स टू कंट्रोल आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। 2nd सेंचुरी BCE में जब मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हो गया, तो बहुत सारे नए रूलर्स ने टेक ओवर कर लिया, यानी कि कंट्रोल ले लिया था। अब उस टाइम पीरियड पे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं वो कौन कौन सी थी। शुंगास, कनवास, कुशनास, गुप्तास, जो कि नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सातवाहनास, ये है लक्षावकुश, अभिराज और वाकाटक्स, जो है साउथ और वेस्ट इंडिया में। सबसे पहले हम ये वाला जो पैराग्राफ है ये करेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ब्राह्मणिकल रिलीजन्स, वैष्णविज्म एंड शैविज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर। तो इस टाइम पीरियड पे क्या था, ब्राह्मणिकल रिलीजन यानी कि जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म में जो वैष्णव और शैव धर्म था, वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था इस टाइम पीरियड पे। इंपॉर्टेंट स्कल्पचर साइट्स, अब इंपॉर्टेंट स्कल्पचर साइट्स कौन कौन सी थी। फेमस साइट्स जो 2nd सेंचुरी की हैं वो है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारहत मध्य प्रदेश, बोध गया बिहार और जग्यापेटा आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खांडागिरी उदयगिरी में उड़ीसा में, भाजा नियर पुणे महाराष्ट्र में और पनानी नियर नागपुर महाराष्ट्र में। पवानी, हाँ दिस इज पवानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्कल्पचर साइट्स हैं, बहुत एसेंशियल जिन्हें हम कह सकते हैं, और ये आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। सभी के नेम्स यहाँ पे जो है वो मेंशन है, मे बी 7 to 8 दीज आर। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बहुरत स्कल्पचर है क्या, ये टर्म क्या है इस चैप्टर में, मतलब कि ये क्या डिपिक्ट कर रही है, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं। बहुरत स्कल्पचर है जो पोस्ट मॉडर्न यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड के बाद इंट्रोड्यूस हुई। तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मूर्तियों से ही जुड़ा हुआ है, स्कल्पचर से ही जुड़ा हुआ है। पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे क्या था कि यानी कि जब मौर्यन साम्राज्य का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे स्कल्पचर यानी कि जो मूर्तियाँ थी वो बिल्कुल सरल सिंपल बनाई जाती थी, उनसे कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट नहीं जुड़ा हुआ होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था क्या, अशोकन पिलर्स पढ़े थे हमने, तो वो बिल्कुल सिंपल हुआ करते थे। लेकिन पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड के बाद जो शासक आए, जिन्होंने अपना शासन जमाया, तो तब क्या था, जो स्कल्पचर्स बनाए जाने लगे, जो मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, वो धार्मिक या फिर सांस्कृतिक इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स से जुड़ी हुई होती थी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मूर्तियाँ थी वो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई होती थी, वो हमारा इतिहास दर्शाने की यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाने का एक जरिया हुआ करती थी। उन मूर्तियों के जरिए वो हमारे इतिहास को दिखाया करते थे, इवेंट्स जो हैपन हुए हैं उनको दिखाया करते थे। तो ये जो स्कल्पचर्स हैं मेनली बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, मेनली इन 3 धर्मों में दिखाई जाती थी बहुरत जो स्कल्पचर्स हैं। तो
फ़र्क क्या था? पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो मूर्तियाँ थी बिल्कुल सिंपल थी, वो किसी हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ी हुई नहीं होती थी, वो कोई पास्ट का इवेंट, कोई हिस्ट्री या फिर कोई धार्मिक जो इतिहास है या फिर धर्म से जुड़ी हुई कोई भी झांकी को प्रस्तुत नहीं करती थी। परंतु बहुरत स्कल्पचर जो था, उसकी जो बहुरत मूर्तियाँ जो थी, वो धार्मिक व सांस्कृतिक दोनों ही दायरों से इतिहास से जुड़ी हुई होती थी, वो इतिहास को प्रस्तुत किया करती थी। सो दिस वॉज ऑल आउट बहुरत स्कल्पचर। तो लो रिलीफ मतलब कि जब ऊपरी नॉट डीपली कार्व्ड फिगर अपीयर्स फ्लैट ऑन सरफेस, बहुत ज़्यादा डीपली यानी कि गहरी जो खुदाई है वो नहीं की जाती थी, मतलब कि कार्विंग जो है वो ज़्यादा डीपली नहीं की जाती थी। ऊपरली जो परत होती थी, ऊपरली परत में ही जो है वो कार्विंग की जाती थी, मतलब कि स्कल्पचर को शेप दी जाती थी डीपली, यानी कि गहराई में उसे बहुत ज़्यादा कार्विंग, बहुत ज़्यादा और आर्ट नहीं किया जाता था। स्कल्पचर्स हैव सिंपल लाइन ड्राइंग्स, नो 3D इफेक्ट, कुछ भी रियलिस्टिक 3D इफेक्ट जैसा जिससे वो रियल डिपिक्ट हो नहीं होता था। स्कल्पचर्स जो मूर्तियाँ थी वो बिल्कुल सिंपल लाइंस उनके ऊपर ड्रॉ की जाती थी, जस्ट बस सिर्फ और सिर्फ एज ए शो करने के लिए कि वो स्कल्पचर है, मतलब कि सिंपल स्कल्पचर आर्ट्स थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग स्टाइल। फिर आता है बहुरत में स्टोरी टेलिंग स्टाइल। अब ये क्या था? अर्ली बहुरत आर्ट शोज फ्यू कैरेक्टर्स एंड सिंपल स्टोरीज। पहले के बहुरत जो स्कल्पचर्स थे, जो टाइम था, उसमें बहुत ज़्यादा जो आर्ट में बहुत फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ ही कैरेक्टर्स और सिंपल स्टोरीज शो की जाती थी, ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन लेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर कैरेक्टर्स आर एडेड इन वन पैनल, तो एक झांकी में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स ऐड किए जाने लगे। कई बार क्या होता था, बहुत सारे इवेंट्स एक साथ यानी कि एक ही स्पेस पे, इन वन स्पेस, वो एक जगह पे दिखा दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल दीज, ये 3 डिफरेंट जो है राउंड शेप्स हैं, जो तीनों डिफरेंट डिज़ाइंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री के किसी इवेंट से रिलेटेड होंगे। सो अप टू दिस इट्स कंप्लीटेड। ये पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी दिस वन पैराग्राफ। अब नेक्स्ट जो आता है यूज़ ऑफ स्पेस। यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस पैराग्राफ है। अब यूज़ ऑफ स्पेस, आर्टिस्ट यूज्ड अवेलेबल स्पेस वेरी क्लियरली। तो उस टाइम पीरियड पे जो आर्टिस्ट थे, जो चित्रकार हम कह सकते हैं, या फिर जो मूर्तिकार, जो मूर्ति वगैरह पे मूर्तियाँ बनाते थे, जो मूर्तियाँ जिस पे कार्विंग किया करते थे, है, तो वो स्पेस, जो बची हुई स्पेस होती थी, उसको बहुत ज़्यादा क्लियरली यूज़ करने लगे। सम कार्विंग्स में क्या था, सम स्कल्पचर्स पे क्या था, यक्षा एंड यक्षिणी फिगर्स हैव हैंड क्लोज टू द बॉडी। अब कुछ यक्षा और यक्षिणी फिगर्स में हमने ये देखा कि उनके हैंड्स जो हैं वो बहुत क्लोज हैं बॉडी के, बट बाद में क्या है, हैंड्स आर शोन मोर नेचुरली अवे फ्रॉम द बॉडी। लेकिन बाद में टाइम पीरियड जैसे बीतता गया, तो जो हैंड्स थे वो नेचुरली, जो बिल्कुल रियलिस्टिक डिपिक्ट करते थे, नेचुरल फॉर्म, जो नेचुरल दिखते थे, तो वो बॉडी से थोड़े दूर बनाए जाने लगे, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी हेयर। तो उनमें थोड़ा सा और जो है आर्ट वो किया जाने लगा। स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें, वो कौन कौन से थे, सी है, बट इन सम केसेस स्पेशली shows that artists worked together at community collective level। तो उस टाइम पीरियड पे जो आर्टिस्ट थे वो कलेक्टिवली भी, एज ए कम्युनिटी, एज ए ग्रुप में भी काम करना मतलब करते थे, कलेक्टिव लेवल पे, यानी कि सारे इकट्ठे एज ए ग्रुप भी काम किया करते थे। जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि आइडियोलॉजी भी सबकी, मतलब कि जो आइडिया था वो भी न्यू आइडियाज़ जनरेट होते होंगे, क्योंकि सब ग्रुप में बैठ कर काम किया करते थे। कार्विंग स्टाइल एंड डेवलपमेंट। अब यानी कि कार्विंग स्टाइल में और ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स हुई वो, in the beginning artist focused on flattening the stone surface। तो शुरुआत में क्या था कि जो आर्टिस्ट, जो कलाकार थे, वो ज़्यादा फोकस करते थे फ्लैटनिंग द स्टोन सरफेस। जो स्टोन सरफेस था, यानी कि जो ऊपर वाली जो परत हुआ करती थी इस मूर्ति की, फ्लैटनिंग यानी कि उसको चिकना बनाने पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। ह्यूमन बॉडी एंड अदर फॉर्म्स वर कार्व्ड विद शैलो कट्स। जो ह्यूमन बॉडी यानी कि जो मानव आकृतियाँ, स्कल्पचर्स जो हुआ करते थे, वो जो जैसे कि मैंने बताया कि वो ऊपर वाली परत में मिट्टी की बनाई जाती थी, जिसकी वजह से, मतलब कि ऊपर की परत में ही कार्व्ड नक्काशी की जाती थी उनमें, जिसकी वजह से जो उनके हाथ और पैर थे वो सही शेप जो थे वो ले नहीं पाते थे, सही से बन नहीं पाते थे। दैट्स वाई हैंड्स वर शोन फोल्डेड। इसीलिए जो हैंड्स थे वो ज़्यादा क्या थे, फोल्डेड ही शो किए जाते थे, फॉर एज एन सपोर्ट भी जिससे उन्हें था मिलता था। एंड फीट इन ऑकवर्ड पोजीशन, और फीट्स जो थे वो ऑकवर्ड पोजीशन में। द बॉडी लुक्ड स्टिफ। तो जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा स्टिफ यानी कि बहुत कठोर दिखती थी इससे। बाद में जो है वो कार्विंग बहुत ज़्यादा डीपर, बहुत गहरी बनाई जाने लगी, और बहुत ज़्यादा डिटेल यानी कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बारीकी से काम किया जाने लगा। फिगर्स स्टार्टेड
टू लुक मोर नेचुरल एंड रियलिस्टिक। बाद में जो वो फिगर्स थे, जो स्कल्पचर्स थे, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक बिल्कुल नेचुरल दिखने लगे, डिपिक्ट होने लगे। ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स बिकेम मोर लाइफ लाइक। जो ह्यूमन, मानव और जानवर की जो आकृतियाँ थी वो बहुत हद तक जो लाइफ लाइक यानी कि बिल्कुल ही रियल, वास्तविकता यानी कि बिल्कुल असल लाइफ लाइक डिपिक्ट हुआ करती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक स्कल्पचर है या फिर वो एक मूर्ति है। एग्जाम्पल स्कल्पचर्स फ्रॉम बहुरत, बोध गया, सांची स्तूपा एंड जग्यापेटा। तो इन कुछ फेमस साइट्स के जो स्कल्पचर्स हैं उनका एग्जाम्पल दिया गया है कि वो कितने ज़्यादा रियलिस्टिक, उनके ऊपर कितना ज़्यादा फाइन कार्विंग की जाती थी, बहुत बारीकी से उनके ऊपर काम किया जाता था। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग इन बहुरत स्कल्पचर्स या फिर नैरेटिव रिलीफ्स। ये वाला पैराग्राफ कि मतलब बहुरत की जो मूर्तियाँ थी, ठीक है, जो उस टाइम पीरियड पे जो मूर्तियाँ थी, तो उस टाइम पे क्या था, चेंजेस आ गए थे। वो स्कल्पचर्स जो थे उनमें स्टोरीज, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो शो किए जाने लगे थे। तो जो स्कल्पचर्स थे उनके रिलेटेड जो थे, उनके ऊपर जो बनाए जाते थे हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनके माध्यम से दिखाए जाते थे। मतलब कि वो एक जरिया बन गई थी जो मूर्तियाँ थी। आर्टिस्ट एट बहुरत यूज्ड पिक्चर्स टू टेल स्टोरीज इफेक्टिवली। तो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे बहुरत के, तो उन्होंने क्या किया कि पिक्चर्स को यूज़ किया स्टोरीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से दिखाने के लिए उन्होंने स्कल्पचर्स, मूर्तियों के ऊपर पिक्चर्स बनाना शुरू किया। फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है क्वीन माया देवीज ड्रीम, मतलब कि रानी माया देवी का जो सपना था। अब रानी माया देवी किसकी माँ थी? वो बुद्धा की माँ थी, बुद्ध की माँ। इज शोन स्लीपिंग, वो सोती हुई दिखाई गई है। सेकेंड, एन एलिफेंट इज शोन कमिंग डाउन फ्रॉम अबव मूविंग टुवर्ड हर। क्या है कि एक हाथी आसमान से उतरता हुआ उनकी ओर आता दिखाया गया है, मतलब। और ये जो स्टोरी है एलिफेंट और ये क्या है, बुद्ध के बर्थ से रिलेटेड है, यानी कि उनके बर्थ से, उनके जन्म से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है रूरू जातक स्टोरी। A bodhisattva Buddha in earlier life saves a man by carrying him on his back। मतलब कि इसमें क्या था, ये रूरू जातक की जो है एग्जाम्पल है दिया हुआ है। इसमें बुद्ध अपने पिछले जन्म में एक हिरन थे, मतलब कि ऐसा दिखाया गया है। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है कि एक आदमी को हिरन ने बचाया था और बाद में राजा उस हिरन को मारने आता है, लेकिन वही आदमी राजा को बता देता है कि हिरन कहाँ है। ये सारी जो है स्टोरी है। एक a man who once saved by the deer, a king is shown with his soldiers ready to shoot an arrow at the deer। तो ये एक स्टोरी है, मैं फिर से बताती हूँ कि बुद्ध जो थे, एक स्टोरी इस तरीके से दिखाई गई है कि जो बुद्ध थे वो पिछले जन्म में एक हिरन थे, एक आदमी को हिरन ने बचाया था, मतलब कि वन मैन सेव्ड द डियर। नेक्स्ट जो है, बाद में क्या है कि किंग, राजा उस हिरन को क्या है, मारने आता है, लेकिन वही आदमी राजा को बता देता है कि हिरन कहाँ है। जिसने पहले हिरन को बचाया था, बाद में वही बता देता है राजा को कि हिरन कहाँ पे गया और कहाँ है, ठीक है। जातका स्टोरीज अबाउट बुद्धा's प्रीवियस लाइव्स वर यूज्ड टू डेकोरेशन ऑन स्तूपास। जो जातक कहानियाँ थी बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हुई जो थी, ठीक है, वो यूज़ की जाती थी डेकोरेशन पर्पसेस के लिए स्तूपास के ऊपर। वो एज ए डेकोरेशन भी यूज़ की जाती थी और उनकी प्रीवियस लाइफ को दिखाने के लिए भी यूज़ की जाती थी। अब उसी स्टोरी का जिक्र हुआ है, वन स्टोरी, अ मैन रेस्क्यूज अ डियर एंड प्रॉमिसेस नॉट टू टेल एनीवन अबाउट इट। अब एक आदमी है जो हिरन को बचाता है और बाद में राजा से वादा करता है कि वह किसी को नहीं बताएगा। बट व्हेन द किंग ऑफर्स अ रिवार्ड, हियर आई फॉरगॉट टू मेंशन द किंग, तो आप समझ लेना कि वो राजा से वादा करता है कि वह किसी से नहीं बताएगा, लेकिन जब राजा उसको इनाम का लालच देता है तो आदमी गुस्सा होकर बता देता है कि हिरन कहाँ पे है। मैन गेट्स एंग्री एंड शोज द किंग वेयर द डियर इज। यहाँ पे किंग नहीं आएगा, ये जो मैन था वो पहले डियर से ही प्रॉमिस करता है कि वो नहीं बताएगा राजा को कि वो कहाँ पे है। पहले वो उसे बचाता है, फिर प्रॉमिस करता है, लेकिन फिर राजा के लालच में आकर के वो राजा को बता देता है कि वो हिरन कहाँ पे है। दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज वर ऑफन शोन इन स्तूपा कार्विंग्स। ऐसी कहानियाँ जो स्तूपा की नकाशी, जो कार्विंग होती थी, उनमें दिखाई जाती थी। एज स्तूपास वर बिल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में इंडिया के जो स्तूपास थे वो बिल्ट थे, और ये स्टोरीज जो थी उन पे भी दिखाई जाती थी। दे बिगिन टू शो रीजनल स्टाइल्स, मतलब कि भारत के अलग अलग हिस्सों में स्तूपास जो थे वो बने हुए थे और उनके ऊपर रीजनल स्टाइल्स जो थे इन स्टोरीज के वो दिखाए जाते थे। अ कॉमन फीचर इन मेल स्कल्पचर फ्रॉम 1st to 2nd सेंचुरी BC इज द हेड गियर, अ काइंड ऑफ अ टर्बन और अ टाइड हेयर। मतलब कि 1st 2nd सेंचुरी BC की
मतलब पुरुष की जो मूर्तियाँ थी, जो मेल स्कल्पचर्स थी, ठीक है, उनमें एक कॉमन बात थी। कॉमन बात क्या थी कि उनके सिर पे हेड गियर यानी कि पगड़ी जिसे कहते हैं, या फिर उनके बाल जो थे वो बंधे हुए दिखाए जाते थे या फिर स्कल्पचर्स में होते थे वैसे ही। तो ये एक कॉमन बात थी उन स्कल्पचर्स में। दिस फीचर इज सीन इन मैनी स्कल्पचर्स। तो ये फीचर बहुत सारे स्कल्पचर्स में देखा गया, बहुत सारी मूर्तियों में देखा गया। स्कल्पचर्स फ्रॉम बहुरत आर शोन इन इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो जो स्कल्पचर्स हैं बहुरत टाइम पीरियड के, वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में प्रेजेंट हैं। सी नोटेड हेडगियर्स and Bahurat are displayed in Indian Museum, Kolkata. So this paragraph is also completed. So next our topic is Sanchi Stupa. So next topic आ गया Sanchi Stupa. Sanchi Stupa has Sanchi Stupa shows the next stage of sculpture development. अब Sanchi Stupa एक नए बदलाव की जो है डेवलपमेंट को शो करता है कि मतलब कि उस टाइम पीरियड पे सांची स्तूपा जो है वो एक नई स्कल्पचर डेवलपमेंट को दर्शाता है, जो लोकेटेड है इन सांची मध्य प्रदेश में, ऑल्सो फाउंड इन मथुरा एंड वेंगी आंध्र प्रदेश में। ये प्लेसेस हैं जहाँ पे वो लोकेटेड है। सांची स्तूपा हैज़ 2 प्रदक्षिणा पार्ट्स। अब सांची स्तूपा के 2 प्रदक्षिणा पार्ट्स हैं। प्रदक्षिणा क्या होता है? वॉकिंग पाथ अराउंड द स्तूपा, अपर एंड लोअर। सी इन डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ये जो है 2 पार्ट्स हैं, अपर एंड लोअर, इनको प्रदक्षिणा कहा गया है। ये वॉकिंग पाथ्स हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपने पाथ्स में देखा होगा कि वॉकिंग पाथ्स बनाए जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, जो बीच में या फिर साइड्स पे चारों ओर पे जो पाथ बनाए जाते हैं, वैसे ही पाथ यहाँ पे अपर एंड लोअर बनाए गए थे, जिन्हें प्रदक्षिणा बोला गया है। इट हैज़ 4 gateways टोरॉन्स विच शोज सीन्स फ्रॉम बुद्धा's लाइफ एंड जातका स्टोरीज। अब इसमें 4 टोरॉन्स हैं। टोराना, हियर इट्स मेंशन, सी मे बी इट्स विजिबल नाउ, या टोराना। तो 4 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 जो है टोराना है, जो किसको शो करते हैं, ये किस सीन्स को शो करते हैं। मतलब इन टोरानास के पास क्या है, एक इस तरीके से कोई स्लेट या बोर्ड मेंशन है जिसके ऊपर बुद्धा की या फिर जातका की, बुद्धा's प्रीवियस लाइफ और जातका स्टोरीज जो है मेंशन है। जैसे हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं तो उन जगहों का जो इतिहास है वो बाहर बोर्ड पे मेंशन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे 4 टोरॉन्स पे मेंशन है, किससे रिलेटेड? बुद्धा लाइफ और जातका स्टोरी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है स्कल्पचर स्टाइल, यानी कि मूर्तियों का जो स्टाइल था। हाई रिलीफ, फिगर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। हाई रिलीफ मतलब कि मूर्तियाँ जो थी वो बनाई दीवार में जाती थी, दीवार की सतह में ही बनाई जाती थी, लेकिन दीवार के अंदर नहीं, दीवार से वो बाहर निकाली जाती थी। मतलब कि एक दीवार से थोड़ी सी बाहर निकाल कर मूर्ति बनाना, जिससे उसकी अपीयरेंस जो है वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। जो मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि बारीकी से जो भी उसके ऊपर काम किया होता है, जितनी भी फाइन कार्विंग होती है उसके ऊपर, वो अच्छे से दिखती है, विजिबल होती है। तो मूर्तियाँ जो थी वो दीवार से बाहर बनाई जाती थी। हाई रिलीफ, नेचुरलिस्टिक पोस्चर्स, बॉडीज लुक रियल एंड सॉफ्ट। नेचुरलिस्टिक पोस्चर मतलब कि जो शरीर था, जो स्कल्पचर बनाया जाता था, उसकी जो बॉडी थी वो ज़्यादा असली लगती थी और सॉफ्ट यानी कि बहुत ज़्यादा कोमल लगती थी। मतलब जिसमें कोई भी कठोरता नहीं होती थी, नो स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा स्टिफ मतलब सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा कोमल तरीके से बनाई जाती थी। उसके ऊपर इस तरीके की पॉलिश की जाती थी। हेड्स आर कार्व्ड आउट वेल एंड क्लियरली सीन इन द पिक्चर्स। मतलब कि जो सिर था वो इतने अच्छे से बनाया जाता था कि चेहरे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा साफ और स्पष्ट रूप से दिखते थे या फिर दिखाए जाते थे। इस तरह की उनके ऊपर कार्विंग की जाती थी। हेड्स आर कार्व्ड आउट वेल, बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी की जाती थी सिर की, जिससे वो क्लियरली विजिबल हो पिक्चर्स में। कार्विंग टेक्निक्स बिकम मोर एडवांस्ड देन अर्लियर साइट्स लाइक बहुरत। मतलब कि जो कार्विंग टेक्निक्स थी, जो कार्विंग तकनीकियाँ थी, बहुरत जैसी पुरानी साइट्स, मतलब से बहुरत जो टाइम पीरियड था, पुरानी साइट्स थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड, बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने लगी थी। कार्विंग टेक्निक्स बिकम मोर एडवांस, जो नक्काशी करने की जो तकनीकियाँ थी उनमें बदलाव आ गए, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, डेवलपमेंट हो गई। और अर्लियर पुराने तरीके से बहुरत जैसी साइट्स का जो पुराना तरीका था उससे ज़्यादा एडवांस तरीके में की जाने लगी। सिंबल्स स्टिल यूज्ड टू रिप्रेजेंट बुद्धा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इमेज। आज भी क्या था कि बुद्धा के सिंबल्स यूज़ किए जाते थे जब भी उनकी वर्शिप की जाती थी। उस टाइम पे सिर्फ उनके सिंबल्स, जैसे उनका फीट, हैंड और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स जो थे यूज़ किए जाते थे। इन स्पाइट ऑफ किसकी बजाय, उनकी डायरेक्ट इमेज की बजाय आज भी सिंबल्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे। एट सांची स्तूपा सीन्स आर मोर एक्सप्रेसिव एंड एलेबोरेट। सांची स्तूपा नेक्स्ट पेज पे है, हम टर्न आउट, सी हियर इट इज, नरेशन गेट्स एलेबोरेटेड।
तो सांची स्तूपा क्या था, एट सांची स्तूपा सीन्स आर मोर एक्सप्रेसिव एंड इलेबोरेटिव, मतलब कि जो मूर्तियाँ थी वो ज़्यादा सुंदर और भावनाओं से भरी हुई होती थी जो स्कल्पचर्स थे सांची स्तूपा के। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ आर्ट एंड नैरेटिव्स इन द आर्ट। ये इसी पैराग्राफ में है, इसी में से मैंने हेडलाइन जो है वो निकाली है, ठीक है, जस्ट फॉर एन नोट्स पर्पसेस। ड्रीम एपिसोड शोन सिंपली, फॉर एग्जाम्पल क्वीन रिक्लाइनिंग एंड एलिफेंट एट हर फीट। अब नेक्स्ट मतलब क्या है, ड्रीम एपिसोड यानी कि सपने की कहानी जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, क्वीन माया देवी जो सपना देखती हैं और उनके पैरों के पास एक हाथी दिखाया गया था। इस तरीके के जो आर्ट्स थे जो दिखाए गए थे वो स्कल्पचर्स के ऊपर, स्कल्पचर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाने लगे। अब स्कल्पचर जो थे, मूर्तियाँ थी, उनके ऊपर नेक्स्ट क्या दिखाया जाने लगा, सीज ऑफ कुशीनगर, हेयर वी आर रीडिंग, मतलब कि घेराबंदी किसकी, कुशीनगर की। नेक्स्ट बुद्धा विजिट टू कपिला वस्तु, बुद्धा की विजिट कपिला वस्तु दिखाई गई। अशोकाज विजिट टू रामाग्रामा स्तूपा, अशोका की विजिट रामाग्रामा स्तूपा। नेक्स्ट है दीज स्टोरीज आर कार्व्ड विद ग्रेट डिटेल, मतलब कि ये जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो कहानियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये पत्थरों पर जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के ज़रिए जो स्टोरीज़ दिखाई गई हैं उन पर बहुत बारीकी से काम किया हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से पत्थरों पर नक्काशी जो की गई है, ठीक है। स्कल्पचर्स फ्रॉम मथुरा आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सेम हाई क्वालिटी, जो स्कल्पचर जो मथुरा की मूर्तियाँ हैं वो भी सेम ऐसे ही रिफ्लेक्ट करती हैं जैसे कि ये मूर्तियाँ हैं कुशीनगर की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम हाई क्वालिटी, मतलब कि मूर्तियाँ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरी गई हैं, मतलब उनके ऊपर जो कार्विंग की गई है बहुत अच्छे से की गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मथुरा, सारनाथ एंड गंधारा स्कूल्स ऑफ आर्ट फर्स्ट सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स। दिस वन टॉपिक, मथुरा, सारनाथ एंड गंधारा स्कूल्स। गंधारा नाउ इन पाकिस्तान, मथुरा नॉर्दर्न इंडिया एंड वेंगी आंध्र प्रदेश बिकेम मेजर आर्ट सेंटर्स। तो जो गंधारा जो कि अब पाकिस्तान में है, मथुरा जो उत्तरी भारत यानी कि नॉर्दर्न इंडिया, और वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो आज क्या है, एक मेजर आर्ट सेंटर्स हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स जो हैं जो स्टोरीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये मेजर आर्ट सेंटर्स हैं गंधारा, मथुरा और वेंगी, मतलब कि अमरावती भी इसे कहा जाता है। आर्ट फ्रॉम दिस पीरियड गेव ह्यूमन फॉर्म टू सिम्बॉलिक इमेजेस, मतलब कि इस टाइम पीरियड की जो आर्ट है, जो कला है, तो इस टाइम पे जो आर्ट थी उसमें क्या है, ह्यूमन सिम्बॉलिक्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के रूप में दिखाना शुरू किया इमेजेस, ठीक है। मतलब कि पहले सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक चित्र, मतलब कि इमेजेस बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे सिंबॉलिक, लेकिन अब ह्यूमन बीइंग्स की जो स्कल्पचर्स हैं वो बनाई जाने लगी थी, यानी कि मानव रूप में दिखाया जाना शुरू हो गया था आर्ट को। तो मथुरा और गंधारा स्कूल्स को पढ़ने से पहले कि मतलब हम ये समझते हैं कि मथुरा, सारनाथ और गंधारा स्कूल्स का क्या पर्पस था, ये क्या सच में कोई स्कूल्स थे, ठीक है। तो जो मथुरा, सारनाथ और गंधारा ये 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, जो क्या है, एक हिस्टोरिकल इंडियन की जो है जहाँ पे ज़्यादातर स्कल्पचर्स और कला की अलग अलग डिफरेंट शैलियाँ हैं, ठीक है, डिफरेंट जो स्कल्पचर्स हैं वो सिचुएटेड हैं इन तीनों प्लेसेस पे, ठीक है। और इनका मतलब क्या है, मतलब कि क्या किस पे बेस्ड हैं ये, तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियाँ हैं और जो कलाकृतियाँ हैं वो बनाई गई थी, और इनको एज अ स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो इन्हें स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। अब ये क्यों बने थे, इसके पीछे वेरियस पर्पसेस हैं जिनको हम एक एक करके पहले समझते हैं, उसके बाद हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ेंगे। अब पहले है कि ये बने क्यों थे, मतलब कि इन स्कूल्स जो हैं इनको नेम दिया गया गंधारा स्कूल, मथुरा स्कूल, ये क्यों बनाए गए। सबसे पहला आता है धर्म का प्रचार, फर्स्ट जो रीज़न है, ठीक है, रिलीजन को प्रमोट करना। अब वो रिलीजन्स कौन कौन से थे, इन स्कूल्स में क्या प्रमोट किया जाता था, कौन से रिलीजन प्रमोट किए जाते थे। फर्स्ट था बौद्ध धर्म, सेकंड जैन धर्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म को फैलाने के लिए, और उनके जो गोडेस और जो गॉड थे यानी कि जो देवी देवताएं थे, देवी या फिर देवी देवताओं की जो छवियां थी, ठीक है, वो दिखाने के लिए ही उनको एक मार्ग शीर्ष या फिर हम कह सकते हैं जो पाथ दिखाने के लिए, इन धर्मों से ज्ञानचित करवाने के लिए ये बनाए गए थे। फर्स्ट था रिलीजन प्रमोट करना। सेकंड जो टॉपिक जो रीज़न था वो था आम लोगों को धर्म समझाने के लिए, मतलब कि जो कॉमन पीपल थे उनको धर्म समझाने के लिए। तो उस टाइम पीरियड पे लोग क्या थे, इलिटरेट थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो सी थ्रू कर सकते थे, मतलब कि देख कर अपनी आइज़ में कैप्चर करना और उससे समझ पाना। तो सिमिलरली वही था, वो स्कल्पचर्स को देखकर, मूर्तियों को देखकर, जो मूर्तियों के ऊपर पिक्चर्स बनाई जाती थी, जो चित्र बनाए जाते थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रमोट किया दिखाया जाता था, उनके ज़रिए वो जो कॉमन पीपल थे वो कहानियों को मतलब उन स्कल्पचर्स पर देखते थे, ठीक है, धर्म को देखते थे और वही सिखाया जाता था स्कल्पचर्स के थ्रू।
मूर्तियों के ज़रिए से वही चीज़ सिखाई जाती थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था, मतलब टॉपिक सॉरी इन द सेंस जो रीज़न था, ठीक है, कि ये क्यों बनाए गए थे, कि हेल्प जो किंग्स की थी, यानी कि जो राजाओं जो किंग्स थे उस टाइम पीरियड पे, उनका सहयोग, उनकी जो हेल्प थी उसके लिए, जो उस टाइम पीरियड के जो राजा थे, जो किंग्स थे, ठीक है, और जो रूलर्स थे, जो शासक थे, ठीक है, जो आगे, तो धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए क्या था कि उन्होंने जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, उनकी मदद ली। उन्होंने स्कल्पचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। इन स्कूल्स के ज़रिए, उन स्कल्पचर्स के ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, धर्म को बढ़ावा दिया। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अशोका ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया था। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था पीस को, मतलब कि शांति फैलाना, शांति की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीख देना, प्रेरणा देना। तो जो मूर्तियाँ थी, जो बुद्ध धर्म या फिर जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी, ठीक है, या फिर जो तीर्थकर थे, जो दूसरी जो स्कल्पचर्स थी, ठीक है, उनकी जो मूर्तियाँ थी, लोगों को, जो कॉमन पीपल थे, उनको शांति और अच्छाई की प्रेरणा देती थी। मतलब कि शांतिपूर्वक रहना और अच्छाई की क्या थी, प्रबलता, प्रेरणा देती थी। अब हम पढ़ेंगे गंधारा और मथुरा स्कूल्स। तो ये जो मैंने तुम्हें रीजंस बताए हैं कि ये क्यों बने थे, ये यहाँ पे डीपली मेंशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, किस पर बेस्ड थे, बाकी ये सब कुछ है, और कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। गंधारा स्कूल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक, हेलेनिस्टिक, बैक्ट्रियन एंड पार्थन स्टाइल्स। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुए या फिर किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, फिर जाकर बने थे, तो वो थे ग्रीक, हेलेनिस्टिक, बैक्ट्रियन एंड पार्थन स्टाइल्स, ठीक है, जो कि कहाँ के थे, मध्य एशिया, मिडिल एशिया की जो ग्रीक हेलेनिस्टिक हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। नॉन फॉर रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स, ड्रैपरी, फोल्डेड क्लोथ्स एंड डिटेल्ड कार्विंग। तो वो ज़्यादातर क्यों जाने जाते थे, किस लिए जाने जाते थे, तो जो स्कल्पचर्स थी, जो मूर्तियाँ थी, तो उन्हें बनाते समय जो कपड़ों की जो सिलवटें थी, ठीक है, ड्रैपरी, जो फोल्डेड क्लोथ्स थे, यानी कि जो सिलवटें थी, जो शरीर की बनावट थी, और जो फेस को रियलिस्टिक डिपिक्ट किया जाता था, यानी कि चेहरे को असली जैसा जो दिखाया जाता था, उसके लिए ये जानी जाती थी बहुत ज़्यादा। फॉर विच देवर नॉन वो ज़्यादा से ज़्यादा जानी जाती है, नॉन फॉर देयर रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर, वो बिल्कुल रियल डिपिक्ट हुआ करते थे। नेक्स्ट है मथुरा स्कूल्स। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, अर्लियर यक्षा इमेजेस एंड लोकल ट्रेडिशन। जो यक्षा, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि यक्षा यक्षिणी जो कि एज अ कोई देवी या फिर देवता थे उस टाइम पीरियड पे, जिनकी लोग पूजा किया करते थे या पूजा करते थे जिन्हें, तो ये भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी, यक्षा इमेजेस के ऊपर ही बेस्ड थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक लोकल, बहुत ही पुरानी जो परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा के ऊपर चलता आ रहा था, एक परंपरा थी, ट्रेडिशन था जो, जिसके ऊपर ये बेस्ड था। बुद्धा इमेजेस आर मोर इंडियन इन स्टाइल, राउंड फेसेस, स्माइलिंग एंड विद सॉफ्ट रिलैक्स्ड बॉडीज। तो जो बुद्धा थे, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा थे, तो उनकी जो मूर्तियाँ थी वो ज़्यादातर क्या थी, इंडियन सेंस में, यानी कि भारतीय शैली में थी, भारतीय इंडियन स्टाइल में बनाई गई थी। राउंड फेसेस, गोल चेहरे थे, ठीक है, स्माइलिंग, मुस्कान थी चेहरे पे, और विद सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड बॉडीज, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट, कोमल, और एक कह सकते हैं हम रिलैक्स्ड बॉडी, बहुत ही शिथिल सा शरीर जो था वो उनका बनाया गया था। नेक्स्ट, मथुरा ऑल्सो शोज हेलेनिस्टिक ग्रीक इन्फ्लुएंस, कि मथुरा ने भी क्या है, किसके ऊपर, मतलब किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, हेलेनिस्टिक आर्ट, ग्रीक से बहुत ज़्यादा क्या था, इन्फ्लुएंस था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक में क्या है, हेलेनिस्टिक आर्ट एक ऐसा आर्ट था कि वहाँ पर मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक बनाई जाती थी, ऐसा मतलब डिपिक्ट होता था, ऐसा दिखता था कि वो जो मूर्तियाँ हैं वो बिल्कुल ही रियल हैं, रियल स्कल्पचर्स हैं ह्यूमन बींग्स के, मतलब रियल स्कल्पचर्स भी नहीं, रियल ह्यूमन बींग्स ही लगते थे, वो स्कल्पचर्स बिल्कुल नहीं लगते थे। तो ये मथुरा की जो स्कल्पचर्स थी ये भी वहीं से इन्फ्लुएंस हुई। जैन एंड हिंदू इमेजेस ऑल्सो फाउंड हेयर, तीर्थंकर्स, विष्णु एंड शिवा। अब मथुरा ने क्या है कि हिंदू तीर्थंकरों की मूर्तियां भी बनाई, जैसे कि लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, मतलब कि जैनिज्म और हिंदुइज्म इमेजेस ऑल्सो फाउंड, मतलब कि जैन धर्म की और हिंदू धर्म के जो लॉर्ड्स हैं उनकी भी जो स्कल्पचर्स हैं, इमेजेस हैं, वो यहाँ देखने को मिली, जैसे कि तीर्थंकर्स, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा, इन भगवान की। वेपन अयोध्या आर यूज्ड टू शो विष्णु एंड शिवा। वेपन अयोध्या, इसी के साथ क्या है, जो वेपन्स थे वो भी काव किए जाने लगे, आर यूज्ड टू शो विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। जो स्कल्पचर्स बनाए गए लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा के, तो वहाँ पर एज जो वेपन्स थे वो भी काव किए गए और शो किए गए अयोध्या में, ठीक है। बोल्ड कार्विंग स्टाइल्स, बिग फिगर्स एंड डिटेल्ड बॉडी फीचर्स। अब यहाँ पे किसकी जो ये तुलना की गई है, तो वो विष्णु की शैली के बारे में बताया गया कि बड़ी मूर्तियाँ थी,
बिग फिगर्स, ठीक है, एंड डिटेल्ड बॉडी, यानी कि जो नक्काशी की गई थी वो बहुत ही मोटे आकार में, मतलब बहुत मोटी की गई थी। डिटेल्ड बॉडी फीचर्स, और क्या है कि जो वस्त्र थे उनके, जो क्लोथ्स उन्होंने पहने थे, उनकी जो सिलवटें, जो डिज़ाइंस थे वो बहुत ही स्पष्ट, बहुत क्लियरली विजिबल थे, बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए थे। तो नेक्स्ट जो है हेडिंग पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर और की फीचर्स उसके। तो ये जो हेडिंग है वो मैंने इसी पैराग्राफ में से ही निकाली है, क्योंकि जब हम हेडिंग्स निकालते हैं पैराग्राफ्स में से, तो हेडिंग्स को जब हम हाईलाइट करके आगे उनके पॉइंट्स लिखते हैं तो वो रिकॉल करना इजी हो जाती है हमारे माइंड में एज़ कम्पेयर टू द पैराग्राफ्स। क्योंकि बार बार बुक उठाकर पैराग्राफ पढ़ना, पैराग्राफ में से फिर से नोट्स को रिकॉल करना, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं नोट्स में हमेशा ही पॉइंट्स में लिखती हूँ, बिकॉज आई बिलीव फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि पॉइंट्स में ही जब हम आंसर को लिखते हैं शीट में तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और शायद वट आई बिलीव इज़ कि नंबर भी वो जो ज़्यादा हैं वो ज़्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे से हेडिंग हाईलाइट करके और फिर आगे पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द पैराग्राफ, जब हम पैराग्राफ में लिखते जाते हैं। सो ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी इन बुद्धा इमेजेस। स्कल्पचर्स शो बुद्धा वेयरिंग रॉब्स मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स, कि जो बुद्ध है उनके जो स्कल्पचर्स हैं, जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे बहुत ही ज़्यादा पतले, और हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट मतलब कि जो पारदर्शी कपड़े हैं उन्होंने वो पहन रखे हैं, या फिर वो पहनते हैं, ठीक है। द रॉब स्टिक्स क्लोजली टू द बॉडी एंड शो द बॉडी शेप बीनीथ, मतलब कि ये जो वस्त्र उन्होंने, जो क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली उनकी बॉडी से क्या है, चिपके हुए हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा दिखाया गया है, और जिससे कि उनकी जो बॉडी है उसका जो आकार है वो साफ साफ नज़र आता है, मतलब कि उनकी बॉडी जो है वो कपड़े इतने ज़्यादा उससे चिपके हुए हैं इसलिए उनकी बॉडी अच्छे से विजिबल है। दिस क्रिएट्स अ स्मूथ नेचुरल एंड रियलिस्टिक लुक। तो इससे क्या है कि जो मूर्ति है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, स्मूथ, मतलब कि बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और नेचुरल लग रही है, मतलब नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और रियलिस्टिक बिल्कुल असली जैसी ही लग रही है। नेक्स्ट, मेन स्कल्पचर सेंटर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेन स्कल्पचर सेंटर्स हैं नॉर्दर्न इंडिया में वो कौन कौन से हैं। तो 2 मेजर सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर्स वो कौन कौन से हैं, मथुरा, सारनाथ एंड कौसाम्बी। मथुरा ट्रेडिशनल एंड मेन सेंटर, यानी कि ट्रेडिशनल परंपरागत जिसे हम कह सकते हैं, और मेन सेंटर यानी कि मुख्य सेंटर जो है। नेक्स्ट है सारनाथ एंड कौसाम्बी, ये जो है एमर्ज लेटर, यानी कि बाद में विकसित हुए थे, बाद में बने थे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे मथुरा स्टाइल और सारनाथ स्टाइल्स के बीच में, मथुरा स्टाइल एंड सारनाथ स्टाइल। अब फर्स्ट है फीचर्स में ड्रैपरी, फिर नेक्स्ट ऑर्नामेंट या डेकोरेशन, और ओवरऑल लुक्स में दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो क्या है, डीप फोल्ड्स इन द रोब एंड शोन क्लियरली। तो मथुरा स्टाइल्स में जो ड्रैपरी है, यानी कि जो कपड़ों की बनावट, ड्रैपरी कपड़ों की बनावट जो है मथुरा स्टाइल में कैसी है, डीप फोल्ड्स इन द रोब, यानी कि कपड़े जो हैं, कपड़े में गहरे मोड़ हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जो सिलवटें हैं, जो मोड़ कह सकते हैं, जो फोल्ड्स बनाए गए हैं बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं, डीप बनाए गए हैं, और बहुत ही साफ तरीके से क्लियरली दिखाए गए हैं, विजिबल हैं। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट रोब शोन वेरी सिंपल कवरिंग बोथ शोल्डर्स। कपड़ा जो है, जो क्लोथ है सारनाथ स्टाइल में ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ट्रांसपेरेंट इन द सेंस वैसे ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ भी विजिबल नहीं है उसमें से, लेकिन ट्रांसपेरेंट बहुत ही ज़्यादा साधारण कपड़ा है, ठीक है। शोन वेरी सिंपल कवरिंग बोथ शोल्डर्स, और एक कह सकते हैं हम हिंदी में कि पारदर्शी स्टाइल में जो है दिखाया जाता है, और सिंपली जस्ट नॉर्मली क्या है कि बस दोनों कंधों को ढकता है। जैसे हम फॉर इंस्टेंस पीछे से जब हम कोई भी शॉल वगैरह लेते हैं, दोनों शोल्डर्स को कवर करके, और आगे से क्या लेफ्ट या राइट शोल्डर की तरफ से कवर कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपली। नेक्स्ट ऑर्नामेंट्स की बात करें तो रिच डेकोरेशन स्पेशली अराउंड द हेड हेलो, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स में मथुरा स्टाइल में क्या है कि रिच डेकोरेशन, यानी कि बहुत ही अच्छी सजावट की हुई है, खास करके सिर और मतलब कि खास करके सिर के चारों तरफ पे जो आभा हम कह सकते हैं, हेलो इन द सेंस एक ऑर्नामेंट जो सिर के चारों तरफ, सर को चारों तरफ से कवर कर रहा है, ठीक है। सारनाथ में वेरी प्लेन एंड सिंपल हेलो अराउंड द हेड। सारनाथ में बहुत ही साधारण और सीधी जो हेलो है वो होती है, कोई भी ज़्यादा उसके ऊपर सजावट कह सकते हैं वो नहीं की जाती है। ओवरऑल लुक की बात करें मथुरा स्टाइल और सारनाथ स्टाइल में तो मोर डिटेल्ड एंड रिच, मतलब कि ज़्यादा काविंग, मतलब कि डिटेल्ड, बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर जो काविंग है, बहुत डिटेल्ड काम किया हुआ है, सब कुछ क्लियरली रियलिस्टिक डिपिक्ट होता है। वहीं पे सारनाथ में क्या है, सारनाथ स्टाइल में क्लीन एंड स्मूथ लुक, उसमें से बिल्कुल सिंपल सा, क्लीन, साफ सुथरा सा और साधारण सा लुक जो है वो देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है प्लेसेस टू सी दीज स्कल्पचर्स टुडे।
अब आज कौन कौन सी प्लेसेस हैं इन स्कल्पचर्स को देखने के लिए, तो वो सिंपल है। म्यूजियम्स इन मथुरा में जो म्यूजियम्स है, सारनाथ वाराणसी में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई एंड अमरावती हैज़ दीज अर्ली स्कल्पचर्स ऑन डिस्प्ले। तो जहाँ पर कि क्या है, ये डिस्प्ले पे ये स्कल्पचर्स आज भी लगे हुए हैं। सी हेयर इन योर NCERT इट्स मेंशन one can visit museums at Mathura, Sarnath, Varanasi, New Delhi, Chennai, Amravati, etc. to study the features of early sculptures. तो अब ये रह गया है दिस पैराग्राफ एंड या तो क्या है स्कल्पचर ट्रेंड इन लेटर टाइम्स। फिर लेटर टाइम में बाद में क्या है स्कल्पचर्स का ट्रेंड कैसा था। इन लेटर पीरियड्स आफ्टर दिस एरा, इस एरा के बाद में स्कल्पचर्स जो थे वो कैसे दिखने लगे, स्लिमर इन द फॉर्म, मतलब कि बहुत ही पतले आकार में जो स्कल्पचर्स थे वो बनाए जाने लगे। मेंटेन द ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी स्टाइल्स, तो जैसे हमने मथुरा स्टाइल में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट नहीं, बिल्कुल ड्रैपरी फोल्ड्स जो थे वो बहुत अट्रैक्टिव थे, लेकिन बाद में क्या था कि जो ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी स्टाइल्स ही बनने लगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल फोल्ड्स जो थे कपड़ों के वो ज़्यादा इतने नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा स्टाइल जो था। सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस बिकेम मोर पॉपुलर, तो सिंप्लिसिटी ज़्यादा थी स्कल्पचर्स के बीच में, एलिगेंस बहुत चमकदार सिंपल और सुंदर स्कल्पचर से रियलिस्टिक डिपिक्ट हुआ करते थे जो बाद में स्कल्पचर्स बनने शुरू हुए थे। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट में जो हमने 3 टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया, केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया, अजंता एंड एलोरा, एलिफेंटा केव्स एंड अदर साइट्स, केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो इतने टॉपिक्स अभी भी हमारे पेंडिंग है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो फर्स्ट मेन टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं, बाकी के हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।